दोस्तों नमस्कार। राजनीति में जब दाव उल्टा पड़ने लगे तो फिर सत्ता हाथ से खिसकती चली जाती है और राजनीतिक चौसर का एक ही मिजाज होता है। जब उस पे आप अगर पासा फेंके तो वो पासा किसी नए दाव की तर्ज पर उभरता हुआ दिखाई देना चाहिए, अन्यथा हर दाव उल्टा पड़ेगा। और 2009 के बाद से ध्यान दीजिए, जब जब सियासी चौसर बीजेपी ने बिछाया और उस पर जो जो पासे फेंके उसमें उसे जीत मिलती चली गई, यहां तक कि अपने बूते जीत मिली। लेकिन अब बीजेपी को क्यों महसूस होने लगा कि अब उसे सहयोगियों की जरूरत है, गठबंधन का साथ चाहिए। जबकि 2014 में भी अपने बूते जीती, 2019 में भी अपने बूते जीती, राज्यों के चुनाव भी अपने बूते ही जीती। हार मिली तो पहली बार कांग्रेस को जीत और या ममता बनर्जी को जीत अपने बूते मिली और जनता में तय कर लिया कि इस बार या उस पार, यानी गठबंधन की राजनीति कोई जनता ने अपने वोट के जरिए ने कहीं भी आश्रय नहीं दिया। तो फिर जीतती हुई पार्टी का दाव क्या इस दौर में उल्टा पड़ने लगा है या उसे महसूस होने लगा है, या जिस दाव को वो चलती आ रही थी वो पहली बार कांग्रेस ने समझ लिया है। क्योंकि कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के बिल्कुल अलग तेवर है और ये तेवर बिल्कुल साफ है कि इससे पहले कांग्रेस जब जीतती थी तो अपने राज्यों की सत्ता संभालने में मदमस्त हो जाती थी। मध्य प्रदेश को देखिए, मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ की जो जमी राजनीतिक तौर पे कैसे बीजेपी ने सिंधिया के जरिए खींच ली, पता ही नहीं चला। कर्नाटक के भीतर भी याद कीजिए, उस वक्त जेडीएस के साथ मिलकर कांग्रेस की सत्ता का बनना, लेकिन एक झटके में विधायकों का साथ छोड़ देना और बीजेपी के साथ जाकर के खड़े हो जाना। तो ऑपरेशन लोटस उस दौर की पहचान थी। तो क्या इस दौर की बिल्कुल नई पहचान ऑपरेशन हस्त है? हस्त का मतलब होता है हाथ, और हाथ ही कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, जैसे लोटस बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। तो ऑपरेशन लोटस को धराशाही करते हुए ऑपरेशन हस्त क्या बिल्कुल नई तरीके से उभर कर सामने आ गया है और उसको लेकर घबराहट बीजेपी के भीतर इतनी जबरदस्त हो चली है कि बार बार दिल्ली से टेलीफोन कर्नाटक लगाए जा रहे हैं। कभी येदियुरप्पा से फोन पर बात होती है तो कभी पूछा जाता है रेड्डी से, वह भी हैदराबाद में, कि बताइए तेलंगाना के भीतर स्थिति क्या है। तो क्या वाकई ऑपरेशन हस्त कुछ ऐसा काम करने लगा है जिसमें कांग्रेस इतनी अग्रेसिव हो चली है कि बीजेपी के वह विधायक अब वह बीजेपी के साथ छोड़ने को तैयार है जिन्होंने एक वक्त कांग्रेस का साथ छोड़ा था। तो क्या यह महज घर वापसी है या उसने आगे की राजनीतिक नई बिसात? तो इस बिसात को परखने से पहले दो तीन बातें अपने जहन में बैठा लीजिए। बीजेपी सत्ता में है और वो किसी भी हालत में सत्ता गंवाना चाहेगी नहीं, तो उसने भी कुछ मंत्र को नए तरीके से गढ़ना शुरू किया। कमंडल हाथ में था, उसने सोचा मंडल को भी साथ कर ले। लेकिन मंडल से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी जब मिलकर इंडिया बना लेती है तो सवाल यह था कि मंडल साथ कैसे आएगा। तो क्यों नहीं मंडल के भीतर ही एक लकीर खींच दिया जाए, यानी मंडल से निकले हुए राजनीतिक दलों के पास समूचा पिछड़ा तबके का वोट न जाए, उसके भीतर एक लकीर खींच दी जाए। और बीजेपी ने इसे खींचना शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात का एहसास हो चला कि अगर ऑपरेशन हस्त कर्नाटक में चल गया, ऑपरेशन हस्त अगर तेलंगाना में चल गया, तो उसके बाद जो राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और वहां पे अगर कांग्रेस जीतती है तो क्योंकि राज्य दर राज्य असर पड़ते चला जाता है पॉलिटिशियंस पर, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी किसी कबूतर के तरह होते हैं। एक कबूतर कहीं आकर के बैठता है तो ध्यान दीजिए कि पूरा झुंड आकर के वहां पे बैठता है। एक कबूतर उड़ता है तो सभी कबूतर उड़ जाते हैं। और राजनीतिक का ये मिजाज कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा जुड़ गया कि तेलंगाना के भीतर भी हड़कंप मच गया। इसका एहसास दिल्ली को नहीं था, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल था। लेकिन इसीलिए उसने प्रदेश अध्यक्ष को बदल डाला और उसके बाद उसने अपने तरीके से वहां पर ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन मुश्किल तब आ गई जब तेलंगाना में जो केसीआर है वो बीजेपी के साथ केंद्र में खड़े होते हैं। मैसेज राज्य में यही गया कि केसीआर इंडिया के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ खड़े हैं।
तो जो केसीआर की पार्टी के भीतर के विधायक उठे हुए थे, बीजेपी को लेकर लड़ना चाहते थे, उनके सामने मुश्किल हालात खड़े हो गए। और यही हालात बीजेपी के भीतर खड़े विधायकों के साथ भी खड़ा हो गया कि सामने केसीआर से अगर हाथ मिला लिया गया तो फिर वो जाए कहां। तो जाहिर है ऑपरेशन में ऐसे हस्त कर्नाटक से निकलकर तेलंगाना तक पहुंच गया। और अब राज्यों के विधानसभा और चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सवाल राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है और महाराष्ट्र का भी है। और यहां पे बीजेपी का संगठन कहीं ना कहीं अभी भी लड़खड़ाया हुआ है। उसके सामने कोई ऐसी लकीर मोटी है नहीं जिसके आश्रय वो सत्ता पा ही ले, या उन विधायकों के सामने एक मुश्किल हालात है जो इन 4 राज्यों के भीतर वहां की राजनीतिक परिस्थितियों में बीजेपी को देख रही है। तो क्या उसके बाद का संकट ऑपरेशन हस्त का इन 4 राज्यों का दिशा में जाना है, इसको लेकर सबसे दिल्ली के फूली हुई है। तो आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से परिस्थिति को समझिए, क्योंकि ओबीसी का मंत्र बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है इस शर्त पर कि मंडल के भीतर एक लकीर खींच दी जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस अग्रेसिव इतनी ज्यादा है कि वो समझ चुकी है कि ऑपरेशन लोटस के काउंटर में ऑपरेशन हस्त को भी चलाना होगा। और इसके आखिरी मैसेज यही देना होगा कि कांग्रेस देश जीत रही है, इंडिया देश जीत रहा है। क्योंकि कांग्रेस को इसका एहसास हो चला है कि वो अपने बूते राष्ट्रीय तौर पे वो विस्तार तत्काल में नहीं पा सकती है जो कभी पा सकती थी। और दूसरे तरफ बीजेपी को इस बात का एहसास हो चला है कि कल तक जिस 86-64 पर वो पासे फेंका करती थी, वो अब वो समझ विपक्ष में आ चुकी है। तो ये सिलसिले को जब आप समझिएगा तो दिल्ली से फोन येदियुरप्पा के घर पे लगे या रेड्डी के घर पे, इसमें बड़ी बात यह है कि चाहे बीजेपी के एमएलए एसपी सोमशेखर या सिद्धारमैया के साथ जो बैठे हुए नजर आए, या एक वक्त में बीजेपी के सांसद विधायक एमएलसी रहे आइनूर मंजुनार जो कि जेडीएस में चले गए, वो डीके सिप, उसके बाद सवाल शुरू होने लगे कि 14 लोग छोड़कर गए थे कांग्रेस को, क्या वो सभी की घर वापसी हो सकती है और क्या ये ऑपरेशन लोटस के आगे की परिस्थितियां बन सकती है। एक मूक सहमति निकलती है, लेकिन उससे पहले एक आवाज तेलंगाना से आती है और तेलंगाना के भीतर बीजेपी को लीडरशिप को लेकर जब सवाल इस लिहाज से खड़ा हुआ कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, तो उन्होंने एक झटके में बंडी संजय को बदल दिया, जे कृष्णा रेड्डी को बना दिया गया। वहां पे इसके बावजूद भी 17 नेता नाराज हैं, एक पूरी कतार नाराज है। और ये ऑपरेशन अगर सक्सेस हो जाता है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। अगर इस पूरे इलाके के भीतर अगर देखें, जो दक्षिण भारत का इलाका है जिसमें तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी फिर एंट्री कैसे करेगी सिवाय इसके कि उसके साथ ओबीसी खड़ा ना हो। तो वोट बैंक की स्थिति, ओबीसी की स्थिति को अगर आप परखिएगा तो ओबीसी इन 5 राज्यों में लगभग 48 से 62% के बीच है। और बीजेपी इस सियासत को, इस पासे को खेलने के लिए तैयार बैठी है। अब यहां पे तीसरा बड़ा सवाल आता है कि अगर इस लिहाज से कांग्रेस का ऑपरेशन सफल हो रहा है और इससे बीजेपी घबरा रही है, तो बीजेपी ने इस बात को समझ लिया कि ओबीसी को अपने दायरे में लाना होगा। लेकिन फिर यहां पे एक अगला सवाल है कि क्या इसे दूसरे राजनीतिक दल या इंडिया के भीतर के दल समझ नहीं पा रहे हैं। बीजेपी क्या पहली बार कर रही है कि कमंडल के साथ मंडल भी आ जाए, यह सोशल इंजीनियरिंग को पहले भी की है, इस बार ऐसा नया क्या है। तो नए से पहले जरा एक परिस्थिति देश के भीतर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में लगभग 54% ओबीसी है, बिहार में लगभग 61% ओबीसी है, लेकिन दक्षिण भारत के जो 5 राज्यों के जो हमने नाम लिया उसमें कर्नाटक में 62%, तमिलनाडु में 71%, केरल में 69%, आंध्र प्रदेश में 52%, तेलंगाना में 48%। देश के 10 राज्य जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को भी जोड़ दीजिए तो 264 लोकसभा सीट इसी दायरे में आती है, जहां पे 42% से लेकर 71% तक ओबीसी ही है। तो क्या ओबीसी का दाव खेलने के लिए बीजेपी तैयार है? विपक्ष तैयार नहीं है। आज ही सागर में कांग्रेस अध्यक्ष भाषण दे रहे थे तो उन्होंने
जातिगत जनगणना का जिक्र ठीक उसी तरीके से किया जिसका जिक्र बिहार में किया, जिसका जिक्र उन्होंने कर्नाटक में किया अपने तौर पे। तो कर्नाटक चुनाव के वक्त राहुल गांधी भी जिस ओबीसी का अपने साथ लेने को तैयार थे और खुले तौर पे कह रहे थे कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना हक, तो क्या ये ओबीसी की राजनीति भी इस दौर में शिथिल पड़ जाएगी जिस दिशा में बीजेपी बढ़ना चाहती है? क्योंकि बीजेपी को अगर ध्यान दीजिएगा तो ओबीसी को लेकर के उसने ऑपरेशन अप्रैल में शुरू किया। 6 अप्रैल को बाकायदा 1 लाख गांव में रहने वाले 1 करोड़ ओबीसी परिवारों तक नारा दिया गया, गांव गांव चलो, घर घर चलो, और इस अभियान की शुरुआत 6 अप्रैल से हो गई। दूसरी परिस्थिति लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री की नजर आई जब उन्होंने विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया और 17 सितंबर से वो लागू होगी। उसके दायरे का मतलब यह है कि जो देश के 923 जातियां हैं उसको कम ब्याज पर कर्ज मिल जाए, और उसमें उन जातियों का नाम बीजेपी ले लेने लगी है जिसकी अति पिछड़ा के में आते हैं, और पिछड़े के भीतर जो आरक्षण का लाभ कमो बेश 8-10 जातियों को जो मिल जाता है, लेकिन बाकी जातियों को नहीं मिल पाता है, जिसमें लोहार है, कहार है, नाई है, धोबी है, बिंद है, इन सबको नहीं मिल पाता। तो इनको कैसे अपने साथ में जोड़ा जाए? और तीसरा दाव बीजेपी का रोहिणी आयोग का है। इसमें ओबीसी के भीतर जो लगभग 2600 से ज्यादा जो जातियां हैं या जो कहे समुदाय हैं उसको आरक्षण की कैटेगरी में लाने के साथ साथ उसको सब कैटेगरी में तब्दील किया जाए और सब कैटेगरी के जरिए आरक्षण का लाभ उन्हें कैसे मिले, इस दिशा में बीजेपी अपने दांव को चला रही है। अब यहां पे सवाल है कि क्या इसमें इंडिया नहीं समझ पा रहा है? बिल्कुल समझ पा रहा है। कांग्रेस ने अपने तौर पे जातिगत जनगणना का साथ दिया। रायपुर अधिवेशन में खुले तौर पे ओबीसी पे कांग्रेस का प्रभाव कैसे पड़ेगा, किस रूप में पड़ेगा, वो प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी को आरक्षण दिलाएंगे, इसका जिक्र कर दिया। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना का हर राज्य में इसका जिक्र कर दिया। अपने सीडब्ल्यूसी के भीतर आरक्षण जो हो एससी एसटी के साथ ओबीसी का हो, इसका भी जिक्र हो गया। और राजस्थान में तो 21% से 27% आरक्षण ओबीसी को कर दिया। राहुल गांधी ने साफ तौर पे ओबीसी के साथ नारा देते हुए जनगणना और विधानों का ऐलान कर दिया। तमाम समाजवादी पार्टी ओबीसी को 50% आरक्षण मिले नारा लगा रही है। पार्टी संगठन में 56 पद जो हैं उसमें ओबीसी को वो दे रही है अपने तौर पे। जो जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार हैं वो 32 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 16 ओबीसी को रखे हैं। अति पिछड़ों को जगह दे रहे हैं। ममता बनर्जी ओबीसी छात्रों को 800 रुपये महीने छात्रवृत्ति, उसका नाम मेधाश्री दिया। इसके वंश में आगे काम कर डीएमके यहाँ के स्टालिन भी अप्रैल में सोशल जस्टिस सम्मेलन करते हैं। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज बहुत साफ है कि ओबीसी वोट बैंक मायने रखता है। और दूसरी तरफ मैसेज क्या था? जो पुराने दाव चले गए थे कांग्रेस उसको काउंटर करने के लिए अब अगर अपने कांग्रेसी हस्त के आसरे और चुनावी जीत के उसमें समेटते हुए बीजेपी को धाराशाही कर रही है तो फिर बचेगा क्या? और ये परिस्थिति बहुत ज्यादा परेशान इस वक्त बीजेपी को कर रही है, क्योंकि बीजेपी को इस बात का एहसास हो चला है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 22% ओबीसी वोट मिला था। नरेंद्र मोदी आए तो उन्हें खुद को ओबीसी कहा। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने देश को पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर मिला है। वोट परसेंटेज 22 से बढ़कर 34% हो गया ओबीसी का, और 2019 में ये 44% हो गया। वही कांग्रेस घटती चली गई। 2009 में 24% था, उसके बाद से 15% लेकिन मंडल से तो वो पॉलिटिकल पार्टी निकली थी जिनकी पहचान ही जातिगत तौर पे थी। तो जो उस दायरे में आते हैं जो उनको 2009 में 54% वोट मिला था, 2014 में उन्हें घटकर 51% वोट हुआ, 2019 में 41% हो गया। तो बीजेपी इन पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा वोट बैंक ओबीसी का अपने साथ ले लेती है 44%। यहीं से बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या वाकई अगर इंडिया के साथ नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश प्रसाद हैं, अखिलेश यादव हैं, उधर शरद पवार हैं, उधर उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर भी ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 32% है। राजनीतिक तो वहां भी साधी जाएगी और राजनीतिक वहां भी सदेगी। तब ऐसे में
क्या वाकई इंडिया को काउंटर करने के लिए बीजेपी मंडल हर हाल में साथ लेना पड़ेगा, अन्यथा उसके पास कोई उपाय नहीं है। इस दौर की राजनीति में मिडिल क्लास के सामने जो जो जिंदगी जीने की जद्दोजहद है उसको साथ कैसे लिया जाए। तो ऐसे में एक तरफ कमंडल यानी कि अयोध्या 21 से 24 जनवरी तक खेल होगा और उसके ठीक समानांतर ओबीसी को लेकर जो विश्वकर्मा योजना से जो शुरुआत हुई है उसको और विस्तार दिया जाएगा। क्या वाकई ऐसी स्थिति इस देश की राजनीति में अब बीजेपी के सामने नया दांव आ चुकी है, आनी ही पड़ेगी कि अन्यथा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। तो ओबीसी के भीतर में बीजेपी का आना और ओबीसी को कल तक एंटी बीजेपी के तौर पे प्रस्थापित करने की जो चाहत दोनों के भीतर जो रास्ता निकलता है उसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी यादव प्लस कुर्मी इनके वोट बैंक बीजेपी को नहीं मिलते। तो बीजेपी कह रही है यादव और कुर्मी को माइनस कर दीजिए, बाकियों को साथ ले आइए। और जिस विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया तो ओबीसी के भीतर का 30% वोट उन्हीं जातियों के साथ टिका हुआ है जिसका जिक्र वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से किया। और अब बीजेपी अब उनके लिहाज से अपनी सियासत को गढ़ने का प्रयास कर रही है। तो 3 सवाल कि एक के बाद एक की साफ तौर पे उभरते हैं कि पहला सवाल, क्या ऑपरेशन भस्त जो है कांग्रेस के जरिए इस वक्त कर्नाटक और तेलंगाना में चल रहा है ये बीजेपी के लिए उल्टी गिनती तो नहीं हो गई है, क्योंकि ये ऑपरेशन अगर विस्तार ये सोचकर पा जाता है कि चुनावी जीत कांग्रेस को मिल रही है या कहीं अगर मिलती है तो ये ऑपरेशन का और विस्तार होगा, तब बीजेपी क्या करेगी। दूसरा सवाल, बीजेपी ने जिस ओबीसी पे दाव लगाया है माइनस यादव कुर्मी, तो ऐसे में क्या वाकई इतना परसेंट ऑफ वोट विश्वकर्मा योजना का वोट उसको जीत दिला देती है। इस दायरे में भी अगर आकर खड़ा कीजिएगा तब सवाल ये उठेगा कि वहां पर भी लगभग आधी आधी सीटों का अगर पूरी तरीके से बाकी वोट बीजेपी के पास चला जाता है और बाकी इंडिया के पास रहता है तो आधे आधे हिस्से में आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके आगे का सवाल ये है कि जिस दक्षिण के 5 राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अगर यहां बीजेपी का सुपरा साफ होता है तो एक झटके में सोचिए कर्नाटक की सीटों को गंवाना और तेलंगाना की सीटों को गंवाना, जहां पे दोनों जगहों पे बीजेपी जीती है, बाकी 3 राज्यों में नहीं जीती है। लेकिन इसके बाद बड़ा असर क्या यूपी और बिहार में भी दिखाई देगा। अगर ये दिखाई दे रहा है, अगर इसमें दलित की एंट्री हो रही है तो ये डबल खतरे की घंटी बीजेपी के लिए बजने लगी है। ये 3 परिस्थितियां बताती है कि 2024 के चुनाव के जाने से पहले जो राजनीतिक प्रयोग कांग्रेस कर रही है और जिस राजनीतिक प्रयोग को ओबीसी के जरिए इंडिया करना चाह रहा है, इन दोनों को काउंटर करने की स्थिति में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बीजेपी की पूरी ताकत और पूरा रिमोट दिल्ली के पास है, जो स्थानीय तौर पर काम ही नहीं करती। वहां का कोई नेता ठसक के साथ कह ही नहीं सकता है कि हम जो सोचते हैं हमारी राजनीति इस दिशा में बढ़नी चाहिए, वो नहीं कह पाता है। इसीलिए येदियुरप्पा से फोन पर बातचीत और येदियुरप्पा की खामोशी, ये जी कृष्ण रेड्डी से बातचीत, जी कृष्ण रेड्डी का हाँ नहीं में जवाब, ये दोनों परिस्थितियों बताती है कि मुश्किल हालात तो है। तो क्या अपने ही दाव बीजेपी के लिए उल्टे पड़ गए। और जिस चाणक्य की परिस्थिति के साथ बीजेपी अमित शाह की तरफ देखती थी और चुनावी जीत ही अमित शाह को चाणक्य के तौर पे बीजेपी में स्थापित करती थी, और जिस चुनावी जीत के आश्रय नरेंद्र मोदी का कद लार्जर देन लाइफ होता था, क्या वाकई वो खतरे में आकर खड़ा हो गया है। ये सारे सवाल 2024 के इर्द गिर्द आकर खड़े हो चले हैं, क्योंकि पहली बार विपक्ष नहीं, कांग्रेस नहीं, हर कोई इस रूप में एकजुट हो चला है और ये जानने और समझने लगा है कि अगर बीजेपी के साथ अगर दो हाथ करना है तो फिर पारंपरिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ करके जीता जा सकता है, बल्कि उन्हीं दावों को और उन्हीं वादों के आश्रय चीजों को आगे बढ़ाना होगा जिस दाव को बीजेपी चलकर अभी जीतती चली आ रही है। लेकिन कर्नाटक की जीत का असर अगर दक्षिण में है तो कल्पना कीजिए कि ये 3 राज्यों का जो चुनाव, यहां पर कांग्रेस की जीत का असर समूचे हिंदी पट्टी में आएगा। और पहली बार सवाल यह उभरेगा कि क्या वाकई मंडल और कमंडल
दोनों को एक साथ लेकर बीजेपी जो चलना चाहती थी वह उसमें फेल हुई या पास हुई, इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। और दूसरी तरफ जो मंडल और कमंडल के काउंटर में जो कमंडल मंडल के काउंटर में बीके सिंह की सत्ता के बाद इस देश में देखा, ये दोनों परिस्थितियां फिर से आमने सामने आकर खड़ी हो जाएगी। यह फिर सियासत तौर पर इस देश के नई राजनीति जो रिवरियों के आश्रय, वेलफेयर स्कीम के आश्रय, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के आश्रय और उस मिडिल क्लास चल रही है, उसका कोई असर होगा, उसका भी रिजल्ट इस दौर में आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इंतजार सिर्फ इन 3 राज्यों से पहले कर्नाटक और तेलंगाना के ऑपरेशन हस्त के असर का देखना है, जिसने नींद उड़ा दी है दिल्ली की सत्ता को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।